नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे भौगोलिक विस्तार में, क्योंकि भूमिका, नामकरण, उत्पत्ति और तिथिक्रम निर्धारण तो हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था। उसके आगे आज भौगोलिक विस्तार से प्रारंभ करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में बात करेंगे कि वो उत्तर में कहाँ तक था और दक्षिण में कहाँ तक था, पूरब पश्चिम में इसी प्रकार कहाँ से कहाँ तक था। तो उसी में कई बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार जो है उत्तर में कहाँ पर था। तो उत्तर में जो शहर था मांडा, ये मांडा शहर बोला जाता है, ये जम्मू कश्मीर में था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम शहर कौन सा था, तो वो था मांडा। इसी प्रकार सबसे दक्षिणतम शहर था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और एक क्वेश्चन इन्हीं से कोरिलेट करा के और भी पूछते हैं कि जैसे सबसे उत्तरतम सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल मांडा किस नदी तट पे स्थित था, तो वो है चिनाव नदी। इसी प्रकार जो दैमाबाद शहर है, जो दक्षिणतम शहर दैमाबाद है, वो प्रवरा नदी के तट पे स्थित था। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर वो है मेरठ में स्थित आलमगीरपुर। ये मेरठ यूपी में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है हिंडन नदी के किनारे। उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है वो है सुतकांगे डोर, और ये कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है दास्त नदी। तो भौगोलिक विस्तार से कुछ ये क्वेश्चन थे जो लगभग रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। या तो वो शहर पूछ लिया जाएगा कि सबसे उत्तरतम, सबसे दक्षिणतम, सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी शहर, या फिर सीधे सीधे शहर का नाम लेके उसकी नदी का नाम पूछ देंगे कि ये शहर किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार था। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार था और क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो भौगोलिक विस्तार में इतना। अब उसके आगे पढ़ते हैं नगर योजना। नगर योजना में सभ्यता में जो नगर थे उनकी क्या क्या खूबियां थी, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बातें देखते हैं। तो नगर योजना के दरमियान अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये तो नगरीय सभ्यता थी। और इसका हमें पता कैसे चलता है, तो जो पुरातात्विक साक्ष्य और जो विद्वानों के द्वारा जो अनुसंधान किए गए हैं इसके अनुसार हमें पता लगता है कि जो सिंधु सभ्यता थी इसकी नगर योजना शहरी थी, न कि ग्रामीण थी। शहरी थी या नगरीय थी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और नगरीय सभ्यता में जो इसकी सबसे बेहतर जो चीज़ कही जा सकती है वो इसकी जल निकास प्रणाली थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो जल निकास प्रणाली अर्थात जो ड्रेनेज सिस्टम या नाली तंत्र प्रणाली था वो आज से भी बेहतर था। आज शहरों में उस टाइप का है, अदरवाइज सिंधु घाटी सभ्यता का नाली प्रणाली सिस्टम उसे सबसे बेहतर बनाता है। उसमें भी सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल ऐसे थे जो सबसे बेहतर थे नाली प्रणाली सिस्टम में, वो थे लोथल और धौलावीरा। तो वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो जल निकास प्रणाली थी उसके माइनस पॉइंट भी कुछ थे। माइनस पॉइंट ये थे कि जो जल का प्रवाह बाहर की ओर निकाला गया था तो वो कुएं के पास से होते हुए गई थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हम जहाँ से पीने के पानी का उपयोग हो रहा है अगर वहाँ से सीवर का पानी निकालेंगे या वहाँ से बाथरूम का पानी निकालेंगे तो उस पानी का रिसाव कहीं ना कहीं कुएं में ज़रूर होगा, जिसकी वजह से हमारा कुएं का जल भी दूषित होगा। यह एक माइनस पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का। तो माइनस पॉइंट केवल इतना है कि जो नाली प्रणाली सिस्टम था
वो कुएं के समीप से होके गया हुआ था। अदरवाइज सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बेहतरीन पॉइंट था वो नाली प्रणाली सिस्टम ही था, जो कि हमें दूसरी सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। तीसरा इसका जो पॉइंट था वो यहाँ की थी सड़कें। यहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी और सबसे प्रमुख विशेषता समकोण पर काटती हुई अर्थात चौराहे बनाती हुई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और इसी टाइप के जो और भी नगर थे, तो वो लगभग सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। एक भाग था दुर्ग जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, दूसरा भाग था सामान्य निवास या सामान्य आवास जिसमें मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग या आमजन जितने भी लोग थे वो सब सामान्य आवास में रहते थे, और दुर्ग में वही जो हमारा शासक वर्ग था वो निवास करता था। इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ की जो नालियाँ थी, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया कि वो नालियाँ पत्थर से ढकी होती थी और उन नालियों को जो बनाने का काम होता था वो पक्की ईंटों से होता था, और पक्की ईंटों के साथ साथ वो जुड़ाई के साथ बनाई जाती थी। अब आप कहेंगे तब के ज़माने में सीमेंट तो थी नहीं, तो बिल्कुल सही बात, तब के ज़माने में सीमेंट नहीं थी, लेकिन जिप्सम का प्रयोग करके, गारे का प्रयोग करके उनको पक्का किया जाता था। और ये जो नालियाँ होती थी ये जब घर से निकलती थी तो घर से छोटी नालियों में गिरती थी, और ये छोटी नालियाँ जाके जो मुख्य सड़क होती थी वहाँ नाले होते थे तो उस नाले में गिरती थी, मेन नाले में गिरती थी। इसी प्रकार जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये जो शहर प्राप्त हुए हैं, इनमें जो नगर योजना की पद्धति पाई गई है वो तीनों में एक समान पाई गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की जो नगर योजना पद्धति है वो एक समान थी। सिंधु सभ्यता की एक खास विशेषता नगर योजना की ये रही कि यहाँ पे जो प्रत्येक घर पाया गया, जो लगभग पुरातात्विक खुदाइयाँ की गई, उनमें प्रत्येक घर में कुछ चीज़ें कॉमन मिली, जैसे रसोई, आंगन और स्नानागार, और इनमें कहीं कहीं अधिकांश घरों में कुएं भी पाए गए। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े भवनों के आकार के घर भी प्राप्त हुए हैं। और जो हड़प्पा स्थल था वो चारों ओर से किलाबंदी की गई थी उसकी। अब ऐसा क्यों? तो विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा जो शहर है, अगर इसकी चारों ओर से किलेबंदी या घेराबंदी की गई है तो इसका एक मकसद तो हो सकता है, क्योंकि ये शहर व्यापारिक शहर और औद्योगिक शहर था, तो इस वजह से हो सकता है यहाँ चोरी डकैती या लुटेरों को रोकने की वजह से ऐसा किया गया हो। और एक विशेषता यहाँ के नगर नियोजन या नगर योजना की एक विशेषता यह रही कि यहाँ जो घरों की सड़कें और खिड़कियाँ थी वो मुख्य मार्ग पे ना खुलकर गली मार्ग में खुलती थी। जैसे आप सबने, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो जो मेन गेट होता है वो मुख्य मार्ग पे ही रखते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में ये नहीं था, जस्ट इसका उल्टा था। यहाँ पे जो घर होता था उसके जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो मुख्य मार्ग में ना रखकर गली वाले मार्ग पे रखी जाती थी। लेकिन जो गुजरात में लोथल शहर पाया गया, सेंधो शहर लोथल, उसमें जो है इस बात का अपवाद है। उसमें जो दरवाजे और खिड़कियां हैं मकानों की वो गली वाले गेट पे ना, गली वाले मार्ग पे ना खुल के सीधे मेन मार्ग पे खुलती हैं। तो लोथल ही एक ऐसा शहर है, सेंधो शहर, जो कि इसका अपवाद है कि वहाँ की जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो मुख्य मार्ग पर ही खुलती हैं। और नगर नियोजन की एक और विशेषता है कि जो सिंधु सभ्यता में घरों में ईंटों का प्रयोग किया गया। पहली बात तो अधिकतर पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। दूसरा, जो वहाँ ईंटे का मानक चलन था वो चलन 4:2:1 था, अर्थात लंबाई 4 के अनुपात में, चौड़ाई 2 के अनुपात में और उसकी मोटाई 1 के अनुपात में। ये ईंटों का आम आकार था, 4:2:1। तो ये हो गई हमारी नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन से थे और वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई।
ये मैंने जितना भी बताया ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें आया है। स्थलों में हम एक बार नाम देख लेते हैं कि किन किन स्थलों की हम लोग प्रमुखता से चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर उनको विस्तार में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा, सबसे पहले तो हड़प्पा ये सैंधवकालीन स्थल है जो हमें सबसे पहले खुदाई में प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनसे हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि इतिहास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा नामक जो शहर हुआ उसकी कुछ विशेषताएं। तो हड़प्पा शहर को सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से खुदाई कराई गई और इन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ की। तो सर्वप्रथम अगर देखें हड़प्पा शहर स्थित कहाँ पे है, तो हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी तट के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। अब एक विद्वान थे स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा शहर को अर्ध औद्योगिक शहर कहा है। उन्होंने अर्ध औद्योगिक शहर की संज्ञा दी। अब किस लिए दी, क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा और पुरातात्विक खुदाइयों को देखा तो हड़प्पा सभ्यता से व्यापार और उत्पाद के क्षेत्र काफ़ी विस्तृत मिले हड़प्पा क्षेत्र में। तो इसकी वजह से स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को व्यापार और उत्पाद की दृष्टि से उत्तम देखते हुए इसे अर्ध औद्योगिक शहर का नाम दिया। अगर हड़प्पा की विस्तृतता के बारे में हम चर्चा करें तो हड़प्पा शहर अपने आप में काफ़ी विस्तृत है और यहाँ से हमें कई ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो हमें इस ओर इंगित करती हैं कि ये अपने आप में विस्तृत था। तो इन्हीं सब के साथ जब हम मोहनजोदड़ो की भी समीक्षा करते हैं तो वहाँ और हड़प्पा में हमें सिमिलरिटीज़ प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी का नाम भी दिया जाता है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये अन्नागार जो था, ये जब शहर में सूखा की स्थिति होती थी तो लोग, शासक वर्ग जो था वो यहाँ पे अन्न को कलेक्ट करके रखता था ताकि सूखा या अन्य आपदा जैसी कोई परिस्थिति पे अगर आती है तो उससे हम निपट सकें। और ये जो अन्नागार है ये कई छोटे छोटे कमरों में डिवाइड है। कुछ विशेषताएं और, जैसे हड़प्पा शहर से जो हमें कुछ मृदभांड मिले हैं, उन मृदभांडों में एक पर एक मछुआरा अंकित है जो अपने कंधे पर तराजू लिए हुए जा रहा है। तो वहीं एक मृदभांड और मिला जिसपे हिरणी जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई इंगित है। एक हमें तांबे की मानव आकार की मूर्ति भी मिली है जो कि हड़प्पा शहर से ही प्राप्त हुई है। और यहाँ पे जो हड़प्पा से कुछ मोहरें मिली हुई हैं, वहाँ से हमें वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष की मोहरें मिली हैं। वह जो मोहरों पे अंकन है वो वेदिका से घिरे हुए वृक्ष का अंकन है। तो ये थी कुछ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो आइए अब देखते हैं मोहनजोदड़ो जो शहर खुदाई से प्राप्त हुआ उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है और इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा कराई गई। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये सिंध के लरकाना ज़िले में, सिंध पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यह किस नदी पे स्थित था, तो यह सिंधु नदी तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो यहाँ प्राप्त वृहद स्नानागार है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने और भी स्थलों पे खुदाई की, लेकिन वहाँ पे हमें इतना वृहद स्नानागार प्राप्त नहीं हुआ जितना कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जैसे आज के समय में महाकुंभ टाइप का आयोजन होता है, हो सकता है विशेष अनुष्ठान में इस वृहद स्नानागार का प्रयोग इसी टाइप से किया जाता हो जैसा कि आज कुंभ टाइप में किया जाता है।
और जो विशेषता यहाँ की यह है कि जब मोहनजोदड़ो से खुदाई की गई तो यहाँ एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई। अभी तक तांबे की मूर्तियाँ मिल रही थी वो अलग बात, लेकिन सैंधव सभ्यता में कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अब तक की। इसी के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक मनुष्य को सिर्फ तांबे का ज्ञान था, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता में हम आते हैं तो हमें यह पता लगता है कि मनुष्य एक और धातु से परिचित हो गया था, और वह धातु थी कांसा। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि जो मानव द्वारा खोजी गई धातु थी वो तो थी तांबा, जो प्रकृति में उसने प्राकृतिक स्वरूप से प्राप्त किया, लेकिन वह धातु जिसका आविष्कार उसने स्वयं किया तो वह थी कांसा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांसा नामक जो धातु थी उसको जो है मनुष्य ने स्वयं बनाया था। स्वयं कैसे बनाया? तो स्वयं उसने तांबा और टिन नामक दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु तैयार की जिसका नाम था कांसा, और यह प्रयोग उसने सिंधु घाटी सभ्यता में के अंतर्गत किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नवीन नाम और भी है जिसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मौर्य सभ्यता, तो इसमें आपका आंसर अपने आप याद आ जाना चाहिए कि जो हमें मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी तो वहीं से हमें सर्वप्रथम कांसे का धातु का अध्ययन का पता चलता है। तो कांसे का मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, और मोहनजोदड़ो कहाँ से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता ही कांस्य युगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो से हमें स्पष्ट रूप से कहीं कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, हमें और भी स्थल हैं जहाँ कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो शहर से हमें कब्रिस्तान का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इससे हमें मोहनजोदड़ो के संदर्भ में ये पता चलता है कि हो सकता हो यहाँ शवदाह की प्रक्रिया रही होगी। एक साक्ष्य और मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से अवशेष के रूप में हमें एक चांदी के बर्तन में एक उस्तरा मिला है। यहाँ पे उस्तरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, चांदी के बर्तन में जो उस्तरा मिला वो सूती कपड़े से लिपटा हुआ था। तो यहाँ हमें जो प्रमुख साक्ष्य के रूप में मिला वो सूती कपड़ा, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमें सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। और मोहनजोदड़ो से एक मोहर भी मिली है, उस मोहर पे पशुपति शिव का अंकन है। तो कुछ विद्वान उसे नारी आकृति मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ विद्वान उसको ओझा या तांत्रिक मानते हैं। इसी फोटो या मोहर पे 5 जानवर भी इंगित हैं, उनमें चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, इन 5 जानवरों का भी अंकन मिलता है उस पशुपति शिव की मोहर पे। और मोहनजोदड़ो से जो एक प्रमुख चीज़ प्राप्त हुई खुदाइयों से वो ये कि वहाँ जो घर बने थे या मकान थे उनमें मैक्सिमम में कुएं पाए गए, और वो कुएं लगभग आंगन के समीप होते थे। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो हमने आपको वन लाइनर में दे दी। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले शहर चनहूदड़ो के बारे में। चनहूदड़ो पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो चनहूदड़ो प्रमुख स्थल है हड़प्पा का, उससे हमें क्या क्या चीज़ें प्रकाश में प्राप्त होती हैं और किन किन चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। तो सर्वप्रथम चनहूदड़ो की खुदाई या पुरातात्विक साक्ष्यों की खुदाई कब स्टार्ट हुई, तो और इसे किसने कराया? तो चनहूदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई स्टार्ट हुई वो 1934 से प्रारंभ हुई, और 1934 से इसे प्रारंभ कराने का कार्य अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। अर्नेस्ट मैके नामक जो पुरातत्वविद थे उन्होंने 1934 से चनहूदड़ो की खुदाई का उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि चनहूदड़ो कहाँ पे स्थित है और ये किस नदी तट के समीप स्थित है। तो चनहूदड़ो सिंध प्रांत में, वही सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, तो चनहूदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के समीप स्थित है। यहाँ की जो एक मुख्य विशेषता यह कि यहाँ पे दुर्ग के कोई अवशेष नहीं मिलते। जैसे अभी हमने पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया कि यहाँ जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइड होते थे, एक दुर्ग, एक सामान्य आवास। लेकिन चनहूदड़ो ऐसा शहर है जहाँ पे दुर्ग के अवशेष ही नहीं है, दुर्ग के अवशेष की हमें प्राप्ति ही नहीं होती। यहाँ हमें केवल साधारण
आवास या साधारण निवास ही मिलते हैं। और जो चनहूदड़ों में जो कार्य प्रमुखता से हो रहा था, उत्खनन के दौरान हमें यह पता लगा कि यहाँ मनके, मोहरे और भार माप के जो बटखरे बनाए जाते हैं या जो बाट बनाए जाते हैं, उनका कार्य होता था बनाने का। और बाद में जब खुदाई जब उत्खनन कराया गया तो पता चला यहाँ जो मनके होते हैं उनके कारखाने मिले हमें। तो इससे पता लगा कि यह था बहुत ही विस्तृत रूप से मनके बनाने का कार्य चनहूदड़ों में किया जाता था। अब आप बोलेंगे मनके किनको बोलते हैं? तो मनके एक प्रकार से हार होते थे। आजकल के जो हार हैं वो सोने चांदी या अन्य धातुओं से बनते थे, लेकिन जो सिंधु सभ्यता में जो मनके होते थे वो कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को पिरोकर जो माला बनाई जाती थी उसे ही मनके कहा जाता था। तो चनहूदड़ों से हमें मनके बनाने के कारखाने से प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ों में बस इतना ही। तो आइए बात कर लेते हैं लोथल की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो जो लोथल का उत्खनन हुआ वो CR राव के नेतृत्व में 1955 में स्टार्ट हुआ और यह जो है अहमदाबाद के सागरवाला ग्राम में स्थित है। और अगर नदी पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात के तट के समीप स्थित होने के कारण यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके माध्यम से ही हम जो भारत के लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अन्य क्षेत्रों से जुड़ पाते थे और पश्चिम एशिया से व्यापार में वृहत्ता का कारण भी लोथल ही था। अच्छा, लोथल से एक चीज़ और मिली है। अभी हमने जैसे बताया था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो सामान्य निवास के जो क्षेत्र हैं वो दो भागों में डिवाइड हैं, एक तो दुर्ग क्षेत्र में, एक सामान्य निवास क्षेत्र में। लेकिन जो लोथल से हमें जानकारी मिलती है वह कुछ डिफरेंट है। वहाँ जो ये डिवाइडेशन है नहीं है, वहाँ संपूर्ण क्षेत्र केवल एक ही प्राचीर से है बना हुआ है और वो है दुर्ग। मतलब वहाँ जो संपूर्ण लोथल क्षेत्र है वो एक प्रकार से सुरक्षा प्राचीर से दुर्ग के माध्यम से घेर दिया गया है। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है ये बंदरगाह एरिया था और यहाँ व्यापार सुगमता थी और कई क्षेत्रों से पश्चिम एशिया और भारत के कई क्षेत्रों से यहाँ का व्यापार होता था। इसी दृष्टि से हो सकता है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको पूरे क्षेत्र को दुर्गीकृत कर दिया गया था। यहाँ से कुछ मृदभांड मिले हैं और एक मृदभांड में एक चालाक लोमड़ी की कहानी जो कि हमें पंचतंत्र में मिलती है, जिसे हमने बचपन में पढ़ा भी है, वो एक मृदभांड में इंगित है। और लोथल से ही हमें एक मिस्र का ममी मॉडल प्राप्त होता है। जो मिस्र में कब्र के लिए ममी मॉडल का प्रयोग होता था उसका प्रयोग हमें लोथल में देखने को मिलता है। लोथल में जो तांबे की वस्तुएं हमको प्राप्त हुई, जब उस तांबे का हम लोगों ने अध्ययन किया, विद्वानों ने अध्ययन किया, तो वो जो तांबा था, वैसे तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। जैसे हमने ताम्र पाषाणी सभ्यता में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि राजस्थान में तांबा प्रमुखता से पाया जाता था और राजस्थान में जो जगह थी, जो खान थी, वो थी खेतड़ी। लेकिन जब हमें लोथल से तांबा की प्राप्ति हुई और उस तांबे को हमने जब राजस्थान के खेतड़ी के तांबे से मैच कराया तो वो समान नहीं मिला। लेकिन जब हमने अफ्रीकी तांबे से उसको मैच किया तो उसकी समानता अफ्रीकी तांबे से मैच कर गई। तो इस प्रकार से हमें एक चीज़ और पता लगती कि जो लोथल शहर था एक तो बंदरगाह था ही, इसका मतलब हमारा जो व्यापार था वो अफ्रीका तक चलता था। क्योंकि अगर हमारे लोथल के तांबे की समानता अफ्रीकी तांबे से हो रही है तो इसका मतलब तो यही है कि अफ्रीका का तांबा यहाँ पर आया, तभी अफ्रीका का तांबा और लोथल का तांबा एक समान है। अदरवाइज वो समान नहीं होना चाहिए था। तो एक पॉइंट तो ये कि लोथल के तांबे की समानता अफ्रीकी तांबे से होती है। और जो लोथल में एक अपवाद मिलता है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का के सामान्य मकान होते थे, उनके जो मेन गेट, दरवाजे या खिड़कियां होती थी वो मुख्य मार्ग पे ना होकर गली मार्ग पे होती थी। लेकिन लोथल एकमात्र इसका अपवाद है। लोथल में जो मकान है उनके जो मुख्य दरवाजे और खिड़कियां हैं
वे गली वाले मार्ग में ना होकर सीधे मेन मार्ग पर ही हैं। यह इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि सैंधव सभ्यता में कौन सा ऐसा शहर है जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य मार्ग में ही खुलते हैं, गली मार्ग में नहीं खुलते हैं। उसके बाद जो लोथल स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बाद में खोजा गया स्थल है। यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बाद में खोजा गया स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो इसमें ऑप्शन ए आपका लोथल सही होगा। समाधान के तो प्रमाण हमें हर शहर से प्राप्त हुए हैं लेकिन लोथल से हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 युगल समाधान के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से हमको 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल में बस इतनी विशेषताएं बहुत हैं। इसके बाद थोड़ी विशेषताएं धौलावीरा के बारे में देखते हैं। ये धौलावीरा के बारे में 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। इन्हीं 3-4 पॉइंटों में धौलावीरा के मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। एक तो ये कि धौलावीरा का उत्खनन करता कौन था और ये कब प्रकाश में आया। तो धौलावीरा के जो उत्खनन करता थे वो जेपी जोशी और आरएस बिष्ट थे और धौलावीरा की इन्होंने उत्खनन 1967 के लगभग किया और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा क्षेत्र है जो 3 भागों में विभक्त है। अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्षेत्रों में पढ़ाया, पिछले नगरों में पढ़ाया कि पिछले नगर मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होते थे, एक दुर्ग क्षेत्र, दूसरा नगर क्षेत्र। लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 क्षेत्रों में डिवाइड था, एक तो दुर्ग क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा था नगर क्षेत्र। तो यहाँ की नगर योजना 3 भागों में डिवाइड थी, एक दुर्ग, दूसरा मध्य, तीसरा नगर क्षेत्र। यहाँ से जब खुदाई हुई तो लोगों को, विद्वानों को स्टेडियम और वाटर टैंक के साक्ष्य मिले और जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बेहतर प्रणाली है, नाली प्रणाली, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण या सर्वोच्च उदाहरण धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। इन्हीं पॉइंट के साथ धौलावीरा समाप्त। आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हमें मिल सकता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा का सामान्य अर्थ क्या है? हरे रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद आता है कालीबंगा का उत्खनन करता कौन था। तो कालीबंगा का उत्खनन करता अमलानंद घोष थे। उन्होंने 1951 में कालीबंगा की खुदाई शुरू की। अब मेजर क्वेश्चन एक ये बनता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पे स्थित है आपका कालीबंगा। और यहाँ से जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्य को हम एक बार देख लेते हैं। मोस्टली कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त होते हैं। और वस्तुतः हमने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जब पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका एक अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वहाँ पे ईंटें जो मिली वो कच्ची ईंटें लगाई गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि कालीबंगा में जो मकान बनाए गए वो कच्ची ईंटों से बने हैं, लेकिन जो नालियाँ बनाई गई उनमें पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा में जो मकान बने हैं वो कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन जो नालियाँ बनी हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। और यहाँ पे एक और साक्ष्य प्राप्त होता है, यहाँ पे जो मकान बनाए गए उनमें अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, जैसा प्रयोग हमें किसी और शहर में देखने को नहीं मिला।
इतने नगर हमने पढ़े, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, इन सब में केवल कालीबंगा ऐसा शहर है जहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग हो रहा है। बाकी और किसी भी नगर में अलंकृत ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। और जैसा हमने लोथल में बताया था अभी कि यहाँ से हमें 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हमें कालीबंगा से 1 युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कालीबंगा में इतना ही। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियों से है और ये कुछ विशेषताएं हो गई। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं से फंसता है। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं बनावली। तो बनावली को 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा उत्खनन किया गया। ये आर.एस. बिष्ट वही बिष्ट हैं जिन्होंने धौलावीरा के उत्खनन में अपना सहयोग दिया था। और बनावली आपका हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जो हमें प्राप्त हुई वो ये कि सैंधव सभ्यता की जो अब तक की सबसे प्रमुख विशेषता थी जल निकास की विशेषता, बनावली में वही विशेषता का अभाव दिखाई देता है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण प्रणाली जल निकास व्यवस्था जो कि लगभग सभी नगरों में दिखती है, केवल एक को छोड़कर, अब एक में नाम दे दिया जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, बनावली, इनमें से सही पे टिक मारिए। तो वो है बनावली। बनावली की जो जल निकास प्रणाली है वो सिंधु सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मुख्य शहरों में देखने को मिलता है कि जल निकास प्रणाली बहुत ही बेहतर है, वहीं बनावली की जल निकास प्रणाली बिल्कुल विपरीत, 1 नंबर की घटिया किस्म की है, या सीधे कहें तो वहाँ जल निकास प्रणाली का सीधे अभाव है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी हैं, लेकिन बनावली की सड़कों की बनावट समकोण नहीं है। तो ये भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह शहर बताइए जिसकी सड़कें समकोण पर काटती हुई नहीं है, तो वह है बनावली। बनावली से हमें पकी मिट्टी का बना हल मिला हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पकी मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो बनावली से प्राप्त हुआ है। और जो जौ के अधिकतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। इतना ही बनावली के बारे में। तो इस तरह आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में देखा, और जितना भी मैंने स्थलों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है, सारे क्वेश्चन इन्हीं में आपके कवर हो जाएंगे। कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने दे दिया है। चलिए धन्यवाद, आगे फिर अगली वीडियो में देंगे।